जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आखिर जिस बात का सबसे बड़ा डर था वही हुआ। बांग्लादेश इस सीमा विवाद को लेकर सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी हमारे सामने मौजूद इस वैश्विक संस्था के दरवाजे पर चला ही गया है। वहां मानवाधिकारों की आड़ में एक ऐसा रोना रोया गया जिससे इस अंतरराष्ट्रीय संस्था का दोहरा रवैया एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। जरा ध्यान से देखिए इस पूरी साजिश को, क्योंकि इस वैश्विक संस्था ने ना तो इस बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर कोई आधिकारिक बैठक बुलाई और ना ही इस पर किसी तरह की निष्पक्ष वोटिंग कराई, बल्कि सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस बेहद अहम तार फेंसिंग के काम पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी। पर्दे के पीछे बुने जा रहे इस पूरे जाल को अगर हम और आप बारीकी से समझें तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें। और अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो भारत माता की जय जरूर बोले। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे महाशक्ति अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे और इस अंतरराष्ट्रीय संस्था के पुराने रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको यह साफ साफ पता चलेगा कि यह वैश्विक संस्था अक्सर वही रुख अपनाती है जो दुनिया की महाशक्तियां चाहती हैं। यही वह सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों से खुले तौर पर इसके इस पक्षपातपूर्ण और भेदभाव से भरे रवैया का कड़ा विरोध किया है। लेकिन अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करने की इस कूटनीतिक जंग में आज एक बड़ा वैश्विक दबाव भारत के सामने खड़ा किया जा रहा है। अब यहां सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह उठता है कि भारत अब आगे क्या करेगा। क्या नई दिल्ली इस वैश्विक संस्था के ऐसे किसी भी एकतरफा और अनुचित निर्देश के सामने झुक जाएगी, या फिर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरहद पर कंटीले तारों को लगाने का अपना काम उसी रफ्तार से जारी रखेगी जैसा कल तक होता आया है। सच्चाई तो यह है कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत दिल से यह कभी नहीं चाहती कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे इन पुराने सीमा विवादों को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा ले। वे इस कड़वे सच को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान को वैश्विक पटल पर उलझाकर रखने का और उसकी आर्थिक तरक्की की रफ्तार को धीमा करने का यही सबसे आसान और पुराना रास्ता है। इसके साथ ही सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ का भी अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है। अगर हमारा यह पूर्वी रास्ता भी पूरी तरह से सील और सुरक्षित हो गया तो सीमा पार बैठे हुड़दंगियों, तस्करों और गैरकानूनी तत्वों का पूरा तंत्र ही हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगा। वे इस रास्ते से होने वाली हर तरह की हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ उन असामाजिक तत्वों का बल्कि उनके पीछे बैठे बड़े बड़े आकाओं का भी दाना पानी पूरी तरह बंद हो जाएगा। आखिर अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को इस मोड़ पर क्यों घेरना चाहती हैं, और इस अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच हमारी सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली के गलियारों में इस समय कौन सा बड़ा और अचूक जवाबी प्लान तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत इस वैश्विक संस्था की बात मानने से पूरी तरह इंकार कर देता है तब वैश्विक राजनीति में क्या होगा। आज की इस बेहद खोजी, विस्तृत और रणनीतिक न्यूज रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे और पूरे विस्तार से बताएंगे कि अब भारत के पास क्या क्या दमदार विकल्प मौजूद हैं। अगर आप भी यह दिल से मानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के आगे किसी भी बाहरी संस्था या विदेशी ताकत का दबाव कोई मायने नहीं रखता, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट देशभक्ति को दर्ज कीजिए। चलिए अब विस्तार से समझते हैं इस पूरे वैश्विक चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी को। दोस्तों, अब हमें इस बात की गहराई में जाना होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे मामले में अमेरिका का नाम इतनी तेजी से सामने आने लगा। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति की बारीकियों पर पैनी नजर रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से
समझ आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी भी कोई घटना यूं ही अचानक नहीं होती। हर कदम के पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट पहले से लिखकर तैयार रखी होती है। आइए इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे ही भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग का काम तेज किया, वैसे ही कुछ बड़ी पश्चिमी ताकतों के कान खड़े हो गए। यह बात सिर्फ एक देश की सरहद पर कंटीली तार लगाने की नहीं है, बल्कि असली बात है इस पूरे उपमहाद्वीप पर अपना पुराना दबदबा और प्रभाव बनाए रखने की। कुछ पश्चिमी विश्लेषक और रणनीतिकार इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर भारत ने अपने संवेदनशील हिस्से को पूरी तरह से सील और सुरक्षित कर लिया, तो इस पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह की बाहरी दखल अंदाजी की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही वह मुख्य कारण है जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय गलियारों में अचानक से इस मुद्दे को हवा दी जाने लगी। बिना किसी ठोस कूटनीतिक बातचीत के, बिना दोनों देशों को विश्वास में लिए, सीधे सबसे बड़े वैश्विक मंच का इस्तेमाल करके भारत पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन यह पुरानी रणनीति इस बार काम क्यों नहीं आई? क्योंकि वे शायद यह भूल गए कि यह 1970 या 1999 का पुराना भारत नहीं है, जिसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच या बंद कमरों से डराया या दबाया जा सके। आज की तारीख में भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से जुड़े फैसले खुद अपनी शर्तों पर आज की तारीख में भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से जुड़े फैसले खुद अपनी शर्तों पर लेता है। और जब बात हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की हो, तो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व किसी भी बाहरी दबाव या निर्देश को स्वीकार करने से साफ मना कर देता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब नई दिल्ली के सबसे सुरक्षित और गोपनीय कमरों में एक बहुत बड़ी और उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है, जहां इस वैश्विक कूटनीतिक घेराबंदी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक बेहद कड़ा और अचूक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, जब न्यूयॉर्क के बंद कमरों में भारत की सुरक्षा को रोकने की यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी, ठीक उसी समय नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े नीति निर्माताओं को हैरान करके रख दिया। जैसे ही इस एक तरफा निर्देश की भनक दिल्ली के गलियारों को लगी बिना एक पल की भी देरी किए देश के शीर्ष नेतृत्व की एक बेहद हाई लेवल और गोपनीय आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक की गंभीरता और इसके महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे देश के सबसे बड़े रणनीतिकार एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद थे। सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक इस बैठक में विदेशी ताकतों के इस कूटनीतिक दबाव का मुकाबला करने के लिए भारत की जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति पर अंतिम मुहर लगा दी गई। भारत का रुख इस बैठक में पूरी तरह से साफ, स्पष्ट और बेहद कड़ा था। हमारी कूटनीतिक टीम ने सीधे और कड़े शब्दों में यह संदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भेज दिया कि संगीत भारत अपनी संप्रभुता और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के मामलों में किसी भी बाहरी संस्था या तीसरे देश के दखल को पूरी तरह से संगीत खारिज करता है। सरहद पर तार फेंसिंग का यह काम किसी भी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि भारत के अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोकने और सीमा पार से होने वाली हर तरह की अवैध गतिविधियों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने इस आपातकालीन बैठक में ग्राउंड जीरो की सुरक्षा व्यवस्था की, व्यापक समीक्षा की और सीमा पर तैनात जांबाज कमांडरों को बेहद स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। वह संदेश बहुत साफ था कि सरहद पर भारत की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी बुनियादी संरचना के निर्माण कार्य की रफ्तार एक सेकंड के लिए भी धीमी नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक मोर्चे को संभालने की जिम्मेदारी जहां विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह अपने हाथों में ले ली है, वहीं
जमीनी स्तर पर किसी भी अप्रिय स्थिति या उकसावे से निपटने के लिए सीमा पर एक अभूतपूर्व और अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी और कानूनी सवाल पर, जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। अगर भारत इस अंतरराष्ट्रीय मंच के किसी भी एक तरह निर्देश या आदेश को मानने से साफ तौर पर इनकार कर देता है, तो अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार यह वैश्विक संस्था भारत के खिलाफ आखिर क्या कदम उठा सकती है? क्या वाकई यह संगठन मिलकर हमारे देश पर कोई बड़ी पाबंदी लगा सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक कागजी डर है जो हमें डराने के लिए दिखाया जा रहा है? आइए इसके पीछे के पूरे कूटनीतिक कानून को बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय नियमों और संधियों के मुताबिक अगर कोई देश इस संस्था के निर्देशों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ मुख्य रूप से 3 तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला कदम होता है कूटनीतिक निंदा और निंदा प्रस्ताव लाना। सबसे पहले इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, जहां कुछ विरोधी देश मिलकर भारत के इस कदम की आलोचना करेंगे और दुनिया के सामने उसे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे खोखले प्रस्तावों का भारत जैसे मजबूत आत्मनिर्भर देश पर कोई जमीनी या वास्तविक असर नहीं पड़ता। दूसरा कदम होता है आर्थिक प्रतिबंध लगाना। सैद्धांतिक रूप से नियमों के उल्लंघन पर किसी भी देश पर व्यापारिक या आर्थिक पाबंदियां लगाने की सिफारिश की जा सकती है। लेकिन आज का नया भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक बाजार, बड़े बड़े उद्योग और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन इस कदर भारत पर निर्भर हो चुकी है कि कोई भी बड़ा या विकसित देश खुद का भारी आर्थिक नुकसान कराकर भारत पर किसी भी तरह की आर्थिक पाबंदी लगाने का जोखिम सपने में भी नहीं के उठाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा कदम होता है सुरक्षा परिषद का दखल होना। किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई को जमीन पर उतारने के लिए या सेना भेजने के लिए मामला अंत में सुरक्षा परिषद के पास जाता है, और यहीं पर विदेशी ताकतों का यह पूरा चक्रव्यूह ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े एक्शन या कार्यवाही को मंजूरी देने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की आपसी सहमति बेहद जरूरी होती है। भारत के पास कूटनीतिक मोर्चे पर रूस और फ्रांस जैसे बेहद पुराने और मजबूत मित्र देशों का साथ हमेशा रहा है। अगर कोई भी भारत विरोधी देश हमारे खिलाफ सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पास कराने की नापाक कोशिश करता भी है, तो भारत के मित्र देश तुरंत अपनी विशेष वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को वहीं के वहीं खारिज कर देंगे, उसे पूरी तरह मटिया मिट कर देंगे। यानी साफ और सीधे शब्दों में कहें तो अंतरराष्ट्रीय नियमों की आड़ में भी भारत का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। यह वैश्विक संस्था केवल उन्हीं देशों पर अपना हुक्म चला सकती है जो आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य रूप से बेहद कमजोर और दूसरों पर निर्भर